नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। यहाँ बताया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम है हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ इस पॉइंट में बताया गया है कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं। चलो अब सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा नाम कैसे पड़ा। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस पुरास्थल की खोज संयोग से हुई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ से रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें खंडर मिले थे। मजदूर और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण से शहर का खंडर होगा, इसलिए वहाँ से ईंटें निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। यहाँ बताया गया है कि 1856 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही थी, तो कारीगरों को कुछ ईंटें मिली, तो फिर उन्होंने एक साधारण खंडर समझकर रेल निर्माण में इनका उपयोग किया। आगे देखते हैं। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। ये 80 वर्ष का जो समय लिया जा रहा है, ये 2000 को पॉइंट मानकर लिया जा रहा है। 2000 वर्ष को एनसीईआरटी ने 2000 वर्ष माना है। चलो देखते हैं आगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण प्रायस्थल कौन कौन से थे। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगा, मेहरगढ़, लोथल, धोलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रायस्थल थे। अब देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं क्या क्या रही होगी उस जमाने में। योजनाबद्ध शहर थे, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था उस जमाने में, सड़कें और नालियां थी, योजनाबद्ध मकान बने हुए थे और भंडार गृह थे। एक एक करके हम सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं योजनाबद्ध शहर। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पहला पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दूसरा। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ऊंचाई पर था यह नगर और यह नगर छोटा भाग था। ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते हैं। इस ऊंचे हुए भाग को हम नगर दुर्ग कहेंगे। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी क्योंकि यहाँ अमीर लोग रहते थे। नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला शहर कहते हैं। जैसे कि इस चित्र को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम। ये निचला भाग है, ये पूर्व में स्थित है और इसे निचला शहर कहेंगे, जहाँ पर लोग गरीब रहते थे। आगे देखते हैं अब हम। नगर दुर्ग में एक बड़ा
तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया है। नगर दुर्ग में क्या मिला है? एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। महान स्नानागार की दीवारें और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव न हो सके पानी का। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक कौन? जो अमीर लोग थे, स्नान किया करते थे। यहाँ महान स्नानागार के बारे में बेहतरीन जानकारी दी है। अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग। घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। ईंट एक ही आकार के थे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल होते थे। ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न में जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। यहाँ पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम, सड़कें और नालियाँ। सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इसमें मेनहोल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। ये एक प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत उम्दा प्रगति के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल में भी ऐसी सभ्यता थी। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, योजनाबद्ध नगर। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिले भी होते थे। इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का पता चलता है। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नानागार और एक बड़ा सा आंगन होता था। यानी हर घर में यह मिला है। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर घरों में कुएं की भी व्यवस्था थी। कुएं भी होता था, यानी पानी के लिए कुएं का भी इस्तेमाल होता था। अब देखते हैं हम भंडार गृह। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है। इतिहासकारों का यह भी अनुमान है, टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था। यानी अनाज का उत्पादन इतना अधिक हुआ कि उसे टैक्स के रूप में वसूला जाता था। बड़े भंडार गृह में टैक्स में वसूले गए अनाज रखे जाते थे। अब हम आगे देखते हैं, लोगों का जीवन कैसा हुआ होगा प्राचीन सभ्यता में। गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी होती थी, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशे में शामिल रहते थे। जैसे कोई शिल्पकार था, कोई व्यापारी था, कोई खेतीहर था। इसको हम आगे देखते हैं एक एक करके। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित पेशे, पहला शिल्प, दूसरा व्यापार, तीसरा खेती। एक एक करके सब पर हम चर्चा करते हैं। शिल्प, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग होता था। औजार, हथियार और सील बनाने में के लिए तांबे, कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। सील यानी बर्तनों। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं
जिनका उपयोग शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। सोना बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, जैसे कैलेलियन, जैस्पर और क्रिस्टल आदि। ये बहुत महंगे पत्थर हैं, इनका उपयोग होता था मनके बनाने के लिए। अब हम चर्चा करते हैं व्यापार के बारे में। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह से तात्पर्य यह हुआ कि लोग समुद्रों से भी व्यापार करते थे। अब हम आगे चर्चा करते हैं खेती के बारे में। झुलसे हुए अनाजों के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के गांव में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों की खेती होती थी। हल्के शक्ल यानी हल का इस्तेमाल होता था। हल्के शक्ल का एक खिलौना भी मिला है। इससे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल होता था खेती में। अब हम देखते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या थी हड़प्पा सभ्यता की? हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। इसका मतलब है कि उस जमाने में लोग लिखना जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ नहीं पाया है कोई भी, क्योंकि वह बहुत प्राकृतिक रूप से लिखी गई लिपि होगी। अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। अब हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या अनुमान होगा। ऐसा हो सकता है कि नदियां सूख गई हों। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। ईंटों की भट्टियां बहुतायत में थी। इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई भी हुई होगी। ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंत के साथ ये लास्ट टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।